जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2019। छठी जेपीएससी 2019 के मेंस एग्जाम में जो हुए कह सकते हैं कि परीक्षा क्वेश्चन जो थे वो पेपर 6 के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यानी पेपर 6, इसके पहले हम 5 पेपर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप हमारे पांचों पेपर के बारे में अगर कहीं आप नहीं देखें क्लास, तो वो हमारे क्लास के कह सकते कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के सारे क्लास को आप देख सकते हैं। बता दें कि हम जानते हैं कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में टोटल जो होते हैं वो 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में इसके पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6, तो ये 6 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 1 जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। बाकी का जो पेपर होता है दूसरा से लेकर छठा तक, वो सारे क्वेश्चन या कह सकते हैं कि वो जितने भी पेपर होते हैं उसके क्वेश्चन जो होते हैं और साथ ही साथ उसके जो आंसर होते हैं वो आपको करने होते हैं, और उसी के आधार पर आपको मेरिट बनता है, और उसी के फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो उसी के आधार पर मेरिट तैयार होता है। उसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन का अगर बात करें तो लगभग 950 मेंस के और 100 अंक के होते हैं इंटरव्यू। यानी टोटल जो मेरिट बनता है वो है 1050 अंकों के टोटल मेरिट जो है वो बनता है आपका फाइनल। तो 950 अंकों में हम बात करते हैं कि 4 पेपर जो होते हैं वो 200 अंकों के होते हैं। 4 पेपर जो होते हैं वो 200 अंकों के, यानी 800। और एक जानते हैं कि लैंग्वेज पेपर जो होता है, एक लैंग्वेज पेपर जो होता है वो 150 अंकों का होता है। ये लैंग्वेज पेपर में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं जो कि पेपर 2 में होता है। तो ये लैंग्वेज पेपर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज पेपर को रखना चाहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, खोरठा, संथाली, मैथिली, कुड़ूख, जो भी भाषा आप रखना चाहते हैं, आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर आप चुन सकते हैं। तो वो लैंग्वेज पेपर जो होता है वो 150 अंकों का होता है। बाकी के जो 4 पेपर होते हैं, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक पेपर में होता है। फिर उसी तरह से इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पेपर में होता है। और फिर अगला पेपर अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो एक पेपर में होता है। जबकि अगला पेपर जो होता है छठा पेपर, वो होता है जनरल साइंस, पर्यावरण एंड तकनीकी विकास। ये सभी के बारे में पेपर 6 से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास से संबंधित पेपर होता है पेपर 6। ये भी कुल 200 अंकों का पेपर होता है, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें से याद रखेंगे, पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है वो कितने अंकों का होता है, तो 2 अंकों का होता है। यानी टोटल 40 अंकों का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी 40 अंकों के। बाकी के 160 अंकों के जो होते हैं वो आपको कह सकते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। यानी आपको इसके लिए आंसर आपको लिखना पड़ता है आंसर राइटिंग के लिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हम समझेंगे कि कौन कौन से और किस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए थे 2019 में, यानी छठी जेपीएससी के मेंस एग्जाम में। इसमें से सबसे पहला सवाल जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसमें सबसे पहला जैसे हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए, इसमें कुछ निर्देश दिया गया, तो निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है निर्देश को ये सब दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 जो है वो अनिवार्य है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 में 20 प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो वो 2 अंकों का है, यानी टोटल 20 दूना 40 अंकों का टोटल होता है ऑब्जेक्टिव सवाल। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर जो आपको लिखना है कम से कम 500 से 600 अधिक, कह सकते हैं कि 500 से 600 शब्दों से अधिक नहीं हो। यानी 500 से 600 के अधिक नहीं होना चाहिए आपका जो आंसर राइटिंग होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस के। और यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो प्रश्नों का मान जो है वो बराबर है, यानी जो इक्वल मार्क्स सभी के लिए मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न इसमें जो शामिल किया गया वो 32 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। यानी टोटल आपको 2 से लेकर 6 तक, यानी 5 क्वेश्चन इधर टोटल है, जो कि आपके 160 अंक हो गए इधर, और 40 अंकों के हो गए ऑब्जेक्टिव। यानी इस तरह से टोटल 200 अंकों का एग्जाम होता है। इसमें से हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा गया है वो देखते हैं कि किस टाइप से पूछा गया है। जैसे सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें से पूछा गया कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग या पराध्वनिक तरंग। तो हम जानते हैं कि तरंग जो होता है, यानी ध्वनि तरंग जो होता है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, कह सकते हैं कि पहला जो बांटा गया वो है अवश्रव्य तरंग। दूसरा जो होता है वो श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग।
दूसरा जो होता है वो श्रव्य तरंग, और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग। तीसरा जो होता है वो पराश्रव्य तरंग होता है, पराश्रव्य तरंग होता है। अवश्रव्य तरंग को हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक। जबकि दूसरा को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। जबकि तीसरा को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, इसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये तीनों को याद रखेंगे, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किस तरंगों को या किस ध्वनि तरंगों को हमारी कानें कह सकते हैं कि सुनने के लिए संवेदनशील होता है। तो हम जानते हैं कि अवश्रव्य तरंग जो होता है इसका कह सकते हैं कि जो आवृत्ति होता है वो 40 हर्ट्ज से कम होता है, 40 हर्ट्ज से कम होता है। कह सकते हैं कि तो अवश्रव्य तरंग का जो कह सकते हैं कि आवृत्ति जो होता है वो कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। हम जानते हैं कि अवश्रव्य तरंग जो होता है वो इसकी आवृत्ति जो होती है यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। दूसरा है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग जो होता है इसका रेंज जो होता है यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वहीं तीसरा अगर बात करें पराश्रव्य तरंग, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसका ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ये तीनों को याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो वो अवश्रव्य तरंग होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है तो उसे श्रव्य तरंग या ऑडिबल साउंड कहा जाता है। जबकि पराश्रव्य तरंग ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो तीनों कह सकते हैं कि ये तीनों आपको पता होने चाहिए तीनों तरंगों के बारे में। साथ ही साथ याद रखेंगे अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, ये दो तरंगों को मानव कान कह सकते हैं कि हम अपने कानों के लिए ये नहीं सुन सकते इन आवाज़ों को। तो ये तरंग कह सकते हैं कि ये ध्वनि जो होता है वो हमारे कानों के लिए संवेदनशील नहीं होता है, जबकि श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग जो होता है वो हम सुन सकते हैं। अवश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग साथ ही साथ पराश्रव्य तरंग, ये तीनों के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब पराश्रव्य तरंग के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अगर बात करें कि पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम जानते हैं कि जो महंगे घड़ी होते हैं, अगर बात करें घड़ी, जो महंगे घड़ी होते हैं, महंगे कपड़े जो होते हैं, साथ ही साथ वायुयान, इन सभी को कह सकते हैं कि इन सभी के साफ करने के लिए, इन सभी के गंदगी या धूल हटाने के लिए जो है वो कह सकते हैं कि पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं कि साथ ही साथ हम चिमनी भट्टियों में देखते हैं कि कालिख जो बैठ जाता है उस कालिख को हटाने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे बता दें कि दूध में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कह सकते हैं कि उपयोग इसका कई जगह पे अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे इन तरंगों को जानवर जो है वो उत्पन्न कर पाते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो बिल्ली कुत्ता चमगादड़, डॉल्फिन, ये कह सकते हैं कि इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। इन कह सकते हैं कि इन जो है वो आवाज़ों को या पराश्रव्य तरंगों को ये सभी जानवरों के द्वारा ये सुना जा सकता है, ये सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं, जबकि हम मानव जो है इन आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। हमारे लिए जो कह सकते हैं कि ऑडिबल रेंज जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है कि इनमें से किसकी आवृत्ति जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो 20 हर्ट्ज का आवृत्ति जो कम होता है वो अवश्रव्य तरंग का होता है, जिसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। श्रव्य तरंग, और बता दें कि अवश्रव्य तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगों को भी नहीं सुन सकता है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। जबकि श्रव्य तरंग जो होता है इसे हम मानव कान कह सकते हैं कि सुन सकता है। वहीं पराध्वनिक शब्द जो होता है, एक होता है पराध्वनिक, एक होता है पराध्वनिक और एक होता है अति पराध्वनिक। एक होता है पराध्वनिक और एक होता है अति पराध्वनिक। तो बता दें कि पराध्वनिक एक होता है अति पराध्वनिक। तो बता दें कि मैक संख्या, हम जानते हैं कि ये जो आवृत्ति मापने के लिए या ध्वनि की तीव्रता जो मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो मैक का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या से ही हम बताते हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो वो किस आधार पर है, तो मैक संख्या के आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं।
तो बता दें कि अगर मैक संख्या या तो उसकी तीव्रता जो है वो 1 मैक से अधिक है, यानी 1 मैक से इसकी अगर संख्या अधिक है तो वैसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पराध्वनिक तरंग कहते हैं उसको, या पराध्वनिक कहते हैं। तो याद रखेंगे जब 1 मैक से अधिक होता है तो उसको पराध्वनिक कहा जाता है। वहीं अगर उसकी तीव्रता जो है वो 5 मैक से अधिक हो जाए, 5 मैक से अधिक हो जाए तो उसे अति पराध्वनिक कहा जाता है। तो एक को हम सुपरसोनिक कहते हैं और एक को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो याद रखेंगे पराध्वनिक को हम सुपरसोनिक कहते हैं, वहीं अगर अति पराध्वनिक की बात करें तो इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं कि अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो क्या है। तो अगला सवाल पूछा गया कि आप किसी वस्तु को जमीन से एक टेबल पर उठाकर रखते हैं। इस क्रिया में संपादित कार्य निर्भर नहीं करता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, बताना कि इनमें से कौन सी एक क्रिया है जिस पर कह सकते हैं कि संपादित कार्य जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु को कौन से पथ से आपने उठाया ये निर्भर करता है, ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। बता दें कि वस्तु को आपने कौन से पथ से उठाया है ये कह सकते हैं कि कार्य में निर्भर नहीं करता है। बाकी के इस क्रिया में आपने कितना समय लगाया बिल्कुल ये निर्भर करता है। वस्तु के वजन पर यह भी निर्णय करता है और साथ ही साथ आपके वजन पर, ये सभी चीज़ पर कह सकते हैं कि कार्य जो है वो निर्भर करता है। जबकि वस्तु को कौन से पथ से आपने उठाया ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी का पथ जो होता है वो कैसा होता है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्ताकार पथ में ही सूर्य के चारों ओर कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी का पथ जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जानते हैं कि जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, घटती है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि अनुवंशिकी विषय के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो अनुवंशिकी के पिता को मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। बता दें कि अनुवंशिकी यानी अनुवंशिकी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कार्य भी किया है। कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नियम भी इन्होंने दिया था, जिसके कारण से कह सकते हैं कि अनुवंशिकी विषय के पिता के रूप में जो माना जाता है वो मेंडल को माना जाता है। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ सवाल बनाया गया था। ये थोड़ा टफ सवाल बनाया गया था कि पूर्वावस्था के अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजाकर लिखना है। तो इसमें से क्या है कि पूर्वावस्था जो भी है यानी कि अवस्थाओं को क्रम से आपको सजाना कि पहले कौन होगा और बाद में कौन होगा, इसको क्रम में सजाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और अगला जो होगा वो है डायकाइनेसिस। तो इस तरह से इसका सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक छूत की बीमारी है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। कुपोषण के कारण से होता है, ये भी गलत है। लिंग से संबंधित बीमारी है। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो है अनुवंशिक बीमारी है, एक अनुवंशिक बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक अनुवंशिक बीमारी होता है। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है, अगला सवाल जो पूछा गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आपको यहाँ पे बताना है कि बेंडा ने आपने एक नाम सुना होगा बेंडा। अब आपको बताना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे या माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। और साथ ही साथ अगर कहीं आपको खोज के बारे में पता है तो बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था और उसका नामकरण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोनों का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि पौधों के लिए पोषक तत्व है। तो पौधों के लिए पोषक तत्व जो होता है वो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीम पेड़ के उपयोग किस रूप में किया जाता है।
काष्ठ के रूप में यानी लकड़ी के रूप में, औषधि के रूप में, खाद के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। हम इन सभी कह सकते हैं कि उपयोग के लिए नीम पेड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया कि खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें सम्मिलित होती है, तो बताना कि इनमें से कौन सी फसलें जो वो खाद्यान्न में सम्मिलित होता है। जैसे धान्य और दलहन, धान्य और दलहन, धान्य एवं तिलहन, धान्य दलहन एवं तिलहन, और अगला सवाल है धान्य दलहन तिलहन और मसाले। तो हम जानते हैं कि मसाले जो है वो कह सकते हैं कि फसलों में खाद्यान्न फसलों में सम्मिलित नहीं होता है। तो खाद्यान्न में हम मसाले को शामिल नहीं करते हैं। तो अगर मसाले को हटा दिया जाए तो बाकी के धान्य यानी धान्य फसल जो होते हैं, दलहन फसल जो होते हैं और तिलहन फसल, ये तीनों को हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों में हम शामिल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें से बताना कि योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो झारखंड का क्षेत्र आता है। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है कि किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो आपको बताना कि पारिस्थितिकी का निर्माण जो होता है, इकोलॉजी का निर्माण जो होता है वो किन तत्वों के द्वारा होता है। तो ये चार घटक का आपका नाम बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। जैविक और अजैविक पदार्थ, उत्पादक और उपभोक्ता, इन चारों घटकों को मिला करके ही पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। इन चारों घटकों को मिला करके ही कह सकते हैं कि इन चारों के निर्माण कह सकते हैं कि चारों घटकों को मिला करके पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। अगला सवाल जो पूछा गया है कि रने वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं। रने वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं। यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पानी को बह जाने से रोकता है, बाढ़ से बचाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों हम जानते हैं रने वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, साथ ही साथ पानी को बह जाने से भी रोका जाता है और बाढ़ से भी ये बचाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला सवाल जो पूछा गया कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। तो बताना कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है या सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है, वो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी पर इसे बनाया गया है। तो याद रखेंगे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि कह सकते हैं कि उद्गम स्थल अगर पूछा जाए कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और साथ ही साथ इनके बारे में और भी याद रखेंगे कि ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदियों में से शामिल किया जाता है नर्मदा और ताप्ती नदी को। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना है। तो रेड डाटा बुक में बता दें कि कोई भी लुप्त प्राय पौधे और जो कह सकते हैं कि जीव जो होते हैं लुप्त प्राय यानी कह सकते हैं कि जो जीव लगभग विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर है, तो वैसे लुप्त प्राय पौधे और पशुओं को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। अब रेड डाटा बुक में भी ये अलग अलग श्रेणी होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि एक है बहुत डेंजर जोन में होता है, यानी बिल्कुल वो कह सकते हैं कि विलुप्त होने की कगार पर है। एक है कि विलुप्त होने की कह सकते हैं कि खतरा है। तो वैसे में एक होता है अलग अलग श्रेणियों में बटा होता है, और एक ऐसे श्रेणी होते हैं जिसमें कह सकते हैं कि बिल्कुल भी विलुप्त हो चुका है, अब उसके कोई भी कह सकते हैं कि साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो बता दें कि जो भी लुप्त प्राय पौधे और पशु होते हैं उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि HIV और एंड एड्स
यानी निवारण एवं नियंत्रण एक्ट किस साल लागू हुआ था? तो ये भी कई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर था 2017। 2017 में इसको शामिल, या तो कह सकते हैं कि इस एक्ट को लागू किया गया था। HIV एंड एड्स एक्ट किस साल लागू हुआ था? तो ये लागू जो हुआ था वो 2017 में। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि GIS किस तरह से के डेटा से संबंधित है? किस तरह के डेटा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानिक डेटा। स्थानिक डेटा से संबंधित है, स्थानिक डेटा से संबंधित है। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें बताना कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है इनमें से कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है। सौर ऊर्जा जो है वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का, कह सकते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन कुष्ठ रोग का कारण है? कुष्ठ रोग का कारण है, तो हम जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम के कारण से, माइकोबैक्टीरियम नामक कवक के कारण से ही इस रोग का कारण होता है। इस रोग का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ साल्मोनेला टाइफी जो है ये कह सकते हैं कि टाइफाइड के, कह सकते हैं कि टाइफाइड रोग जो होता है उसके, कह सकते हैं कि ये वाहक होते हैं। और भी कई सारे अलग अलग नाम हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है, हम देखते हैं कि यहाँ पे अब जो सवाल पूछा गया वो लॉन्ग सवाल पूछा गया, कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो अगला सवाल पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सवाल इसमें पूछा गया है। इसमें से कोई एक आपको बनाना है, कोई एक इनमें से आपको बताना था। इसमें से कोई एक आंसर आप लिख सकते थे। साथ ही साथ तीसरा में भी उसी तरह से 2 सवाल है, 2 सवाल में से आपको एक सवाल करने हैं। बता दें कि जो भी सवाल है टोटल 8 सवाल, 8 या 10 सवाल है। 10 सवाल में से आपको 5 सवाल करने थे। 10 सवाल में से आपको 5 सवाल यहाँ से हल करने थे। यहाँ पे सवाल जो पूछा गया कि अवश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है? प्रकृति में अवश्रव्य ध्वनि के स्रोतों के नाम लिखें और पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए कि व्हाट इज इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो इंफ्रासोनिक साउंड यानी अवश्रव्य तरंग वैसा तरंग होता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो उसे अवश्रव्य तरंग कहा जाता है, जिसको मानव कान जो कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं उन तरंगों को या उन ध्वनि को। साथ ही साथ दूसरा अगर वो बात किए थे वो था श्रव्य तरंग या तो श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो ऑडिबल साउंड कहते हैं, उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, जिसको मानव कान सुनने के लिए संवेदनशील होते हैं। यानी श्रव्य तरंग को या श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जबकि अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग या तो ये दोनों ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। तो अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग या पराश्रव्य ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कि ये दोनों है क्या, तो इसके बारे में आपको लिखना था कि सबसे पहले अवश्रव्य तरंग है क्या, इसके बारे में लिखिए। फिर अगला है पराश्रव्य तरंग के बारे में, पराश्रव्य तरंग के बारे में अगला लिखना है। उसके बाद फिर पूछा गया कि प्रकृति में अवश्रव्य ध्वनि के स्रोतों के नाम लिखें। कौन कौन से स्रोत हैं जो कि अवश्रव्य तरंग के स्रोत हैं या अवश्रव्य ध्वनि के स्रोत हैं, उनके नाम लिखना है प्रकृति में। और साथ ही साथ इसमें बोला गया कि पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उनका उपयोग लिखना है। तो इस तरह से सारे सवाल को आपको एक साथ मिला करके और ये फाइनली आंसर आपको लिखना था। अगला सवाल इसी में जो पूछा गया वो है केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें, यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसके बारे में आपको लिखना है। और साथ ही साथ इसमें बताना है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में प्रभेद बताएं। तो हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या को लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा को लगता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, और सूर्य ग्रहण लगता है तो कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस समय में सूर्य ग्रहण लगता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, पृथ्वी अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो वैसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या में लगता है, जो कि महीने के 15वें दिन, जो महीने का 2
पाक्षिक होता है 15-15 दिनों का। पहले 15 दिन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अमावस्या कहते हैं और अमावस्या में ही सूर्य ग्रहण लगता है। जबकि महीने का अंतिम दिन यानी 30वां दिन अगर बात करें तो वो पूर्णिमा कहलाता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण देकर समझाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इलुस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सबसे पहले अगर बताना कि लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं और इसके उदाहरण देकर आपको बताने कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो जैसे इसमें बताना है कि सबसे पहले लिंग संलग्न वंशागति क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे करके और इसके बताना है कि उसके एग्जाम्पल जो है वो बताना है। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि अगला सवाल जो पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखें। पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स के नाम लिखें और इनके कार्यों की व्याख्या करें। इनके कार्यों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको समझना कि पीयूष ग्रंथि होता क्या है और पीयूष ग्रंथि का नाम क्या होता है। तो पीयूष ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके 4 जो प्रमुख हार्मोन्स हैं उनके नाम लिखना था और उन सभी हार्मोन्स के कार्यों की व्याख्या करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये 40 अंकों का अगर कहीं 40 इसमें तो 32 नंबर का इसमें जो था वो 32 नंबर का ये प्रश्न था। तो बता दें कि 32 अगर कहीं 32 नंबर का आप आंसर लिख रहे हैं तो 32 नंबर के क्वेश्चन के लिए आंसर जो लिखना होगा वो कहीं ना कहीं आपको डिटेल में लिखना ही पड़ेगा। तभी आपको यहाँ से अच्छे अंक कह सकते कि प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल जो पूछा गया है वो अगला सवाल है कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं। कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो फॉरेस्ट्री। और कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेज। सबसे पहले आपको बताना है कि कृषि वानिकी होता क्या है, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है और एग्रो फॉरेस्ट्री को कह सकते हैं कि कुछ दिनों में ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वैसा क्यों। और कृषि वानिकी से आपको बताना है कि कृषि वानिकी होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ इसके बताना है कि कृषि वानिकी का महत्व एवं उनके प्रबंधन के बारे में आपको लिखना था। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है पूरे डिटेल में कि आखिर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और उसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, कब इसे लाया गया था और इसको लाने की उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया गया था और इस योजना की विशेषता क्या है। उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको सारे चीज़ डिफाइन करना है। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंध क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखें। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले आपको बताना है कि ये आखिर में है क्या। और अगला इसमें लिखना है कि नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव व नियंत्रण के उपाय लिखने हैं। अगला सवाल इसी में पूछा गया है, इसी में और करके पूछा गया है, अथवा में करके पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ दिनों से जलवायु परिवर्तन जो है वो काफ़ी चर्चा में था, इसी के कारण से यह सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आज भी पूछा जा रहा है और ये कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि ऐसा चैप्टर बन गया है कि यहाँ से हर एग्जाम में सवाल जो है वो निश्चित रूप से पूछा जा रहा है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो फिलहाल पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला सवाल इसमें जो पूछा गया है, अगला सवाल जो पूछा गया है कि वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है। अब यहाँ पे सवाल जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में हम जान सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण लिखें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि ऊर्जा, हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे विनाश कर सकते हैं। तो जब हम जिस चीज़ को अगर उत्पन्न ही नहीं कर सकते या तो ना ही हम उसे विनाश कर सकते हैं, तो फिर ऊर्जा संकट क्यों।
तो फिर यहाँ पे सवाल सबसे पहले तो यही उठता है कि आखिर में जब हम इसका ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं तो फिर ऊर्जा संकट कैसे हो गया। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आखिर में ऊर्जा संकट होता क्या है। तो वैश्विक ऊर्जा संकट बता दें कि यहाँ पे संकट जो है वो ऊर्जा का नहीं होता है, इनके तकनीकी का अध्ययन होता है। यानी कह सकते हैं कि इनके तकनीकी का संकट होता है, इनके तकनीकी का अध्ययन कह सकते हैं कि संकट होता है, इनके तकनीक का संकट होता है, क्योंकि हमारे पास आज भी वैसा तकनीक नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर ऊर्जा हम उत्पन्न कर पा रहे हैं और उसको हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करते हैं, आज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में हम जोर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन को हम आज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो पेट्रोल के साथ, जिस स्पीड के साथ पेट्रोल गाड़ी कह सकते हैं कि जो चल रहा था जिस स्पीड के साथ, वो स्पीड के साथ कहीं ना कहीं हम सोलर सेल के साथ यानी सौर ऊर्जा को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो कह सकते हैं कि और भी कई ऐसे प्रमुख कार्य कह सकते हैं कि तरीके से उसको हम या तो प्रमुख और अन्य ऊर्जा स्रोत से हम इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं उस आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये संकट जो वो तकनीक का संकट है, ना कि ऊर्जा का संकट है। जिस दिन हम इस तकनीक को अच्छा से विकास कर लेंगे और विकसित कर लेंगे तो उस दिन कह सकते हैं कि ये ऊर्जा संकट, ये आने वाले समय के लिए ये ऊर्जा संकट हो सकता है। तो ऊर्जा संकट क्या होता है, इसके तकनीक का संकट है। जिस दिन हम ये तकनीक को विकसित कर लेंगे उस दिन हमारा ऊर्जा संकट जो ये दिखाई दे रहा है वो संकट कहीं ना कहीं समाप्त होगा। और साथ ही साथ याद रखें कि ऊर्जा को ना ही हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह इसका स्थानांतरण कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस होता है। अगर बता दें कि अगर कुछ ऊर्जा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ ऊर्जा का ह्रास हो रहा है तो इतना ही ऊर्जा कहीं ना कहीं ये जा करके उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखेंगे ऊर्जा जो वो हमेशा रिमेन्स सेम रहता है, इसका ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे विनाश कर सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विस्तृत विवरण लिखें। अब यहाँ पे क्या कि इसके वैकल्पिक स्रोत जो है कह सकते हैं कि इसके वैकल्पिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उनके बारे में आपको बताना कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। गिव डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी और सोर्स क्या हो सकते हैं इसके अलावे, कह सकते हैं कि और भी वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे आपको स्रोत को लिखना था। अगला सवाल इसी में जो पूछा गया कि कैंसर रोग की परिभाषा दें, कैंसर रोग की परिभाषा दें कि कैंसर रोग आखिर में है क्या, और कैंसर के प्रकार का वर्णन करें। आखिर में कैंसर रोग होते तो कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। और साथ ही साथ इसमें पूछा गया है कि कार्सिनोजेंस की सूची दें, कार्सिनोजेंस की सूची दें। आखिर में कार्सिनोजेंस में कौन कौन से लिस्ट होते हैं वो सारे लिस्ट को आपको बताना है कार्सिनोजेंस के। तो ये कह सकते हैं कि कुल एग्जाम्पल अगर बात करें, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से 6th JPSC पेपर 6 JPSC के मेंस क्वेश्चन के पेपर 6 में पूछा गया सवाल था, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।